Similar similar phenomena occurs nearby it. Similar phenomena occurs nearby it. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको और आगे बढ़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमें सबसे पहला चीज फर्स्ट चीज लेना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप लोग अपना रजिस्टर निकालेंगे, ये टॉपिक अभी फिनिश होगा, पूरा ही फिनिश हो जाएगा। रजिस्टर निकाल लीजिए, टॉपिक लिखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहली चीज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहली चीज है फ्लक्स लेनी। टॉपिक इज फ्लक्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोफ्लक्स। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ये नोट करते हैं, फाई क्या होता है? इट इज ए बी डॉट ए। इट इज बी डॉट ए। इट इज बी ए कॉस थीटा। इट इज फाई इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? इट इज वेबर। वेबर एंड इट्स यूनिट इट इज वेबर। और ये होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर को टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस पे बहुत जोर देना है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। पाई इक्वल टू बी डॉट इट इज बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। बी का यूनिट है टेस्ला और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बी और ए के बीच का एंगल होता है फाई। मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे ये एक एरिया लिया, ये प्लेट लिया है, ये प्लेट पी फॉर प्लेट, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी एन कैप। इसकी डायरेक्शन एन कैप। और ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे जो थीटा है वो 90। तो 90 एक केस है, डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। आप प्लेट ले लो दोबारा, सेम प्लेट ले लो, एरिया यही रहेगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप की डायरेक्शन ले लो और मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन कुछ ऐसा ले लो। तो कुछ बीच में जो एंगल होगी थीटा कुछ और ही है, ये कुछ समथिंग डिफरेंट थीटा है। तो फाइव का फॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स एम एफ, वो बी ए कॉस थीटा हो गया। इसमें sin एटर और थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तीनों चीज पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है, फाई को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको या तो बी चेंज करना पड़ेगा, या एरिया चेंज करना पड़ेगा, या थीटा चेंज करना पड़ेगा अलग अलग, या कोई दो को चेंज करना पड़ेगा, या तीनों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज होगा, मतलब डी फाई होगा। इसका यूनिट वेबर है, चेंज होगा। राइट, यूनिट वेबर चेंज। फिर इसको आप टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर चेंज। फिर अब चेंज का क्या पर्पस है? तो इसमें फेराडेज का लॉ आ जाता है। फेराडेज लॉ आ जाता है, वो देखिए फेराडेज लॉ क्या कहता है बता। फेराडेज लॉ आ जाता है, लेकिन इससे पहले अगर मैं इसी बुक को देखूं, कोई भी बुक को देखूं, उससे मतलब नहीं, इसी बुक को देखूं,
तो आप देखेंगे तो ये टॉपिक जो है ये स्टार्टिंग होता है एक एक्सपेरिमेंट से। यस, क्या होता है स्टार्टिंग? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से होता है। एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखिए। इस एक्सपेरिमेंट को समझना है। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर होता है। वो देखिए क्या है। ये क्वाइल है जो आप देख रहे हैं ऊपर। ये क्वाइल है सी। ये एक अटैच है गैल्वेनोमीटर। बार मैग्नेट है। इसकी तरफ हम लाते हैं बार। तब इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। क्या होता है इसके अंदर? करंट इंड्यूस होता है। जब बार मैग्नेट को इसकी तरफ लाते हैं तो करंट इंड्यूस। जब यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है इसके अंदर बार मैग्नेट, तो इसको देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाने से इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा चलेगी, तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स तो बात की चीज है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो। ये एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे यहाँ पे। इस एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट की जगह क्या किया गया कि एक क्वाइल पहले से था जो पहले भी था, एक दूसरी क्वाइल जिसके अंदर बैटरी अटैच है, इस क्वाइल को इसकी तरफ लाते हैं। तो ये करंट कैरिंग क्वाइल है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर से फिर से करंट इंड्यूस हो रही है। दिखा रहा है करंट इंड्यूस हो रही है इसके। तो सेकंड में भी करंट इंड्यूस हो रही है, पहले में भी करंट इंड्यूस हुई। करंट इंड्यूस मतलब यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन को आप ऐसे याद रखना, प्रोडक्ट। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ करंट। यह है प्रोडक्शन ऑफ करंट। प्रोडक्शन ऑफ करंट या ईएमएफ भी, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ भी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ करंट यहाँ पे हो पहला स्टेप। फिर दूसरा, ये तो सेकंड आपने देखा। थर्ड डायग्राम यहाँ पे है। इस डायग्राम में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड डायग्राम में, इस डायग्राम में कोई मूवमेंट नहीं है। एक क्वाइल है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने के लिए। करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक दूसरी क्वाइल है। इस क्वाइल में बैटरी लगा हुआ है। बैटरी में एक स्विच है, स्विच। ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो इसमें करंट आता है। ऑन करने के बाद आता है, ऑफ करने के बाद करंट चला जाता है। यस। फिर इसमें क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है करंट आने से गैल्वेनोमीटर में। तो ये यहाँ पे आप देख। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। फाई बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा रहेगा। इट इज ए चेंज इन फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सिंपल फॉर्मूला है जो पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, वही है। तो पहले जितने भी आपने ये जो डायग्राम देखे ना, इस डायग्राम में करंट का स्विच ऑन ऑफ होना, सर्किट का जिससे करंट आएगा जाएगा। दूसरे वाले में यहाँ पे मैग्नेट का इसकी तरफ आना, मैग्नेट का इसकी तरफ आना, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। तीसरे में सर्किट का इसकी तरफ आना, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो ये यहाँ पे थ्री स्टेप्स प्रोसेस, तीन हमने डायग्राम दिए हैं। नहीं, थ्री स्टेप्स मतलब तीन एग्जाम्पल है जिसमें ये एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट में बताए गए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है कि सभी केस में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, या सभी केस में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। चेंज इन, उससे करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा।
ये मैग्नेटिक फ्लक्स हम पहले से बता चुके हैं। तो आ जाइए फैराडेज लॉ। तो फैराडेज के दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को देखिए, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। whenever there is change in magnetic flux, दोबारा रिपीट करता हूं, whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced. Whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced. It lasts so long as changes in magnetic flux continues. Yes, it lasts so long as changes in magnetic flux continues. वर्ड समझिए। whenever there is change in magnetic flux, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स पहले क्या है वो मैं बता चुका हूँ, फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो वो जब बी और ए या कॉस थीटा कोई भी चीज चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब तक? इट लास्ट सो लॉन्ग एज चेंजेज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, जब तक फ्लक्स में चेंज होगा करंट इंड्यूस होता रहेगा। ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप मैथमेटिकल है। इंड्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ सर्किट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप इसको ऐसे मान लो कि पहले फाई वन है फ्लक्स, बाद की फ्लक्स है फाई टू। तो ये माइनस फाई वन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, माइनस डी फाई बाई डी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। आगे निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। यस, इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट। ई इक्वल टू अगेन माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है। इंड्यूस ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो सभी कुछ आ जाएगा। देखो, कोई भी तरीका हो जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। कोई भी तरीका हो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, चाहे नंबर ऑफ टर्न चेंज करो। जैसे मैंने फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा लिख दिया था, तो आप इसको नंबर ऑफ टर्न्स में एन बी ए कॉस थीटा भी कर सकते हैं। कोई एक बार मान लो एक क्वाइल है, दो क्वाइल है, तीन क्वाइल है, क्वाइल का नंबर चेंज कर देंगे तो भी प्लस चेंज हुआ और ईएमएफ इंड्यूस। ये बात बता रहे हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये समझने के लिए उसी चीज को जो हमने टॉपिक लिया है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। आप लोग इसको मैथमेटिकल करेंगे, एक बार आप लोग सब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये स्क्वायर लूप, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे अभी करेंगे। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेसिस्टेंस 0.5 ओम प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.10 Tesla is set up across plane in northeast direction. The magnetic field is decreased to zero in 0.0 second in steady state. Determine magnitude of induced EMF current during this time interval. ये क्वेश्चन है। आप लोग इसको थोड़ा सा जो वैल्यू है लिख के एक बार खुद से जो वैल्यू है वैल्यू को लिखो और देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइड ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइड ए है तो इससे इसकी एरिया निकल जाएगी। एरिया इस साइड का स्क्वायर, 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 0.01 आ गया एरिया। रेसिस्टेंस है 0.5 ओम, is placed vertically in east west plane. Uniform magnetic field B is 0.1 Tesla is set up across plane in north east direction. यहाँ पे ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट, अगर आप लो तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो
जो स्क्वायर लूप है, एक तो वर्टिकली प्लेन का वर्टिकल यहाँ वर्टिकली लिखा है ईस्ट वेस्ट, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपका प्लेन हो गया, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 45 होता है, ध्यान से सुनना। लेकिन मुझे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, वो भी 45 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास थीटा जो है 45 आ जाएगा, थीटा इज 45। एंड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू जीरो। तो देखो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा जो 0.1 टेस्ला है, बाद की मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। तो जब आप फाई का पहला स्टेप निकालेंगे तो आएगा आपका B1 A cos 45, और B2 में कितना आएगा, B तो जीरो हो गया, तो 0 × A cos 45, मतलब फाइनली आंसर जीरो ही हो जाएगा। तो BA cos 45 आपका इनिशियल फ्लक्स है, फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले BA cos 45 निकाला, तो B ये देखे एरिया निकाला, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, और फाइनल फ्लक्स यहाँ जीरो लिखा हुआ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इंड्यूस ईएमएफ E d∅dt है, d∅ डेल्टा फाई चेंज अपॉन टाइम। तो φ2 जीरो है, φ1 की वैल्यू ऊपर जो निकला है, ये वैल्यू जो भी है, इसको 10⁻³ लिखोगे, ये वैल्यू लिखा हुआ है। एन अपॉन dt जो 0.17 सेकंड का टाइम दिया है, वो टाइम दे दिया, देख रहे हैं। इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये वोल्ट निकल गया, वोल्ट। फिर कहता है करंट I जो है ना E/R होता है, E/R, E का मतलब है 10⁻³ R कितना है 0.5। ये सॉल्व करेंगे आपका वापस करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा वापस। तो आप लोग में इसमें जिस स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया और समझ में भी आ गया, वो मुझे एक बार जवाब दे, मतलब मुझे मैसेज करो कि समझ में भी आ गया और सॉल्व भी कर लिया। ठीक, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है साथ साथ। देखो थोड़ा थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देंगे अभी, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 centimeter, number of turns 500 meter, 500. Resistance is placed with its plane perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field. Vertical diameter 180 degree, estimated magnitude of induced EMF, ये horizontal। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये horizontal और vertical जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको थोड़ा समझना होगा। horizontal मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, vertical मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको समझना होगा। ऐसे तो यहाँ लिखा है horizontal component of Earth magnetic field ये है, तो एक्चुअली अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस में नहीं है, पहले था, तो 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है, ये आ गया बी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। एंड इट इज रोटेटेड इज वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। तो इसका मतलब पहले जो φ1 है वो जीरो था, बाद का φ2 है 180 डिग्री है, वो समझो। और cos जीरो जो है 1 होता है, और cos 180 जो है वो -1 होता है। तो जो ये क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ लिखा गया फाइ, देखो फाइ BA cos थीटा, तो क्वेश्चन में बी, ये जो बी है देखिए बी यूज कर दिया, एरिया πr² होगा क्योंकि सर्कुलर πr², ये वैल्यू यहाँ यूज कर दिया। तो ये है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, ये भी लगाना चाहिए बट शुरू में नहीं लगाया, बाद में लगा दिया। अच्छा यहाँ पे cos जीरो से cos जीरो के बदले वैल्यू 1 आया होगा। दूसरे में फ्लक्स आफ्टर रोटेशन BA cos 180, यहाँ cos 180 है, cos 180 की वैल्यू -1 होने से यहाँ पे -1 पुट किया गया, पीछे देखो -1 यहाँ पे पुट किया गया -1, इसकी वैल्यू -1 होगी। और तो सभी वैल्यू सेम है, पूरी वैल्यू सेम है, सिर्फ cos 180 की वैल्यू है। तो n = dφ/dt, तो n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स 5,
डी फाई क्या होगा, दोनों का डबल हो जाएगा, क्योंकि जब फाइव टू माइनस फाइव वन आप करेंगे ना, और माइनस पहले से है, बाई डी टी करेंगे, तो आप देखो फाइव टू कितना है, आपका फाइव टू है, माइनस बाहर ले लो, माइनस थ्री पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन फाइव टू है, ये वाला पोर्शन। अब फाइव वन क्या है, थ्री पाई इंटू टेन पर माइनस सेवन, वो भी उतना ही है। ये अंदर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, फिर बाद में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। और डी टी 0.2 दिया हुआ है, ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है क्वेश्चन। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में आप प्रैक्टिस पूरा कर लेना। चलिए, अब आइए लैंज लॉ। देखिए लैंज लॉ क्या कहता है। लैंज लॉ समझने से पहले थोड़ा सा एक टर्म, देखो करंट यहाँ पे जो मैंने बताया क्लॉकवाइज, और इसमें करंट मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज। ये है करंट क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो क्लॉकवाइज करंट जो है साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ये लिख दो, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज एंटी। टॉपिक पे आई लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इट इज क्लियर, ये सब थोड़ा सॉर्ट इतना मतलब। Polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces. देखिए induced EMF is directly, मैं बताता हूँ, induced EMF opposes the cause which is responsible for its production. वर्ड को सुनिए, induced EMF is the induced EMF or current opposes the cause which is responsible for its induced EMF opposes the cause which is responsible for its production. Induced EMF और current जो भी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो आप एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, लेंज लॉ में जो इंड्यूस ईएमएफ करता है, लेंज लॉ में जो इंड्यूस ईएमएफ करता है उस कॉज का अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस किया, उस कॉज का अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस किया, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये बुक का ही डायग्राम है। मैं पहले बता चुका हूं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है। देख, ये नॉर्थ साउथ पोल दिया हुआ है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोलिटी। जब नॉर्थ पोलिटी इस क्वाइल की तरफ आता है, नॉर्थ पोलिटी, तो इस नॉर्थ पोलिटी के आने से इस क्वाइल के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसकी चेंज होगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ है, एरो। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ, क्वेश्चन है कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के आने का अपोज करना है, क्योंकि यही वह कॉज है जिसके कारण इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। तो इसको आने का अप्रोच करने के लिए मुझे इसको रिपेल करना होगा, इसीलिए इसके अंदर नॉर्थ पोलरिटी बन गया, नॉर्थ पोलरिटी इसके अंदर बन गया है, क्योंकि आने का अप्रोच कर। अगर यही क्वाइल दूर जाता, यही क्वाइल दूर जाता, तो क्या होता, इसके अंदर, इसके पास में आने का, दूर जाने का अप्रोच करना है, तो दूर आने का अप्रोच करना है, तो वी हैव टू अट्रैक्ट, जो मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, और यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है क्लॉकवाइज करंट। तो ये बता रहा है कि लेंज लॉ कैसे इंड्यूस करंट जो है वो कैसे चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा है, ये पोर्शन है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी एक कंसेप्ट है छोटा सा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, तो इसका मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। कह रहा है कि व्हेन वी मूव एनी मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हेन वी मूव एनी मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, in that case, when
magnetic parts away from the coil. In that case, due to रिपल्सन, अगर मैं पास में आता हूं तो रिपल्सन होता है और दूर जाता हूं तो अट्रैक्शन होता है. ड्यू टू रिपल्सन और अगेंस्ट अट्रैक्शन, we have to work some we have to do some mechanical work, and that mechanical work is converted into electrical energy in form of current. जब मैं मूवमेंट करता हूं तो कहता है मैकेनिकल वर्क होता है, और तो उसकी उस मैकेनिकल वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन फॉर्म ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यस, सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So electrical energy is converted into, नहीं, mechanical energy is converted to electrical energy. So it obeys law of conservation of energy. तो ये लेंज लॉ उस चीज को भी बता रहा है. यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कशन कर लेते हैं. आप लोग क्या करो कि ये तीनों डायग्राम है बुक में, फटाफट ड्रॉ कर लो 10-20 सेकंड के अंदर. ये ड्रॉ कर लो जैसे है बुक में वैसे ही, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो आपको डायरेक्शन के बारे में आइडिया मिल जाएगा. कीजिए इसको. देखिए, अब यहाँ पे मुझे दो चीज के बारे में फोकस करना है. पहले तो एक चीज वर्ड जो समझना है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉस क्रॉस क्रॉस. आपको आता है फिर भी मैं डिस्कशन करूंगा. क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्रॉस 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 मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ, इनसाइड जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है, बी इनसाइड जा रहा है. और अगर डॉट होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड. एक तो समझ. जब कोई अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ऊपर नॉर्थ है, ऊपर नॉर्थ है और अंदर में साउथ है. ये मानो ऊपर में नॉर्थ है, अंदर में साउथ है, इनसाइड में ये है, आउटसाइड में ये. और जब बाहर की तरफ जा रहा है, ये जैसे नीचे वाला है, तो नॉर्थ इसमें इनसाइड है और आउटसाइड में साउथ है, ऐसा समझना है. इससे क्या होगा ये जानना जरूरी है. अभी तो हम वीडियो ऑन नहीं कर रखे हैं, मतलब वीडियो नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको हाथ से समझाता. और अब यहाँ पे देखिए, ये पहले वाला पार्ट को देखिए. ये जो एबीसी कॉइल है, ये एबीसीडी कॉइल है, ये कॉइल अंदर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तरफ जा रहा है. और ये क्रॉस 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 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. और अंदर की तरफ है मतलब ऊपर में, जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ होगा. इसका मतलब इसको नॉर्थ से इनकाउंटर होता है. जब ये अंदर की, ये क्वाइल एबीसीडी क्वाइल एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको नॉर्थ से इनकाउंटर होता है, सामने नॉर्थ मिल रहा है इसको. तो नॉर्थ क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, नॉर्थ आने का अपोज करेगा, तो रिपेल करेगा. तो इसमें नॉर्थ पोलरिटी होना चाहिए. नॉर्थ पोलरिटी का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट होना चाहिए. तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप ABCD, ये करंट लिखेंगे इसके लिए. मैंने एक हिंट दिया है, क्वेश्चन कर भी दिया है. अब आप लोग ये 2 और 3 में लेंस लॉ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स में दो. थोड़ा दिमाग लगाओ, चैट बॉक्स में 2 और 3 लगाओ दिमाग.
सेकंड और थर्ड का थोड़ा जवाब दो चैट बॉक्स में। आप सेकंड करके भेजना। देखो देखो, क्वेश्चन चूंकि आप कर रहे हैं तो सीखना भी जरूरी है, इसलिए मैं सेकंड करके भेजना। जो भी आंसर देना सेकंड के साथ क्या है, थर्ड के साथ क्या है, ऐसे करके भेजना। ये देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं करके भेजो, भेजो तो आप बोलो ABCD या CBA ऐसे। देखो आंसर तो सॉल्यूशन है नीचे लिखा हुआ है, बट आपको सिखाना है ना। यस कृतिका। मनन। मनन। यस सर। क्या कहा, समझ में क्वेश्चन आ रहा है? हम्म। बताओ, जवाब दो। सर लिख रहा हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। किसी का जवाब? ABCA, ABCA, मनन BACA CBA। वंशिका। यस वंशिका। यस सर। क्या जवाब नहीं दिए? प्रॉब्लम है? देखिए कृतिका, देखो क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, अभी दोबारा समझो। देखिए आप समझो, पहले दोबारा समझो। ये क्रॉस का मतलब क्या है? पहला वर्ड क्रॉस का मतलब मैंने समझाने के लिए ऊपर लिखा था, क्रॉस का मतलब होता है नॉर्थ ऊपर साउथ अंदर। तो इसका मतलब नॉर्थ अभी ऊपर है, साउथ अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन है। इसके अंदर ये चीजें जो है ABCD बाहर निकल रही है। तो बाहर नॉर्थ है, मैंने पहले बता दी, आउट में नॉर्थ है और नॉर्थ से बाहर निकल रहा है। तो हमें क्या करना, बाहर निकलने का अपोज करना। लेंज लॉ कहता है बाहर निकलने का अपोज करना। अंदर आएगा तो अंदर निकलने का अपोज करेंगे। तो इसको अपोज करना है। कौन अपोज करेगा? नॉर्थ पोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्थ बाहर नहीं निकलने देगा। तो इसके अंदर कैसे नहीं अपोज होगा? क्योंकि इसको अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करने के लिए साउथ पोल लगाओ। तो इसके अंदर साउथ पोलरिटी होगा। साउथ पोलरिटी में क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज, मतलब ACB, ACB क्लॉकवाइज। CBA जो भी है आपका क्लॉकवाइज हो गया इसके अंदर। और ये जो कंडीशन है, जो कंडीशन बी वाला है, वही कंडीशन थर्ड वाले में। थर्ड भी तो बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, वो भी बाहर निकल रहा था। इसको बाहर निकलने का अपोज करना, इसको भी बाहर निकलने का अपोज करना। ये भी नॉर्थ से बाहर जा रहा है, वो भी नॉर्थ से बाहर जा रहा है, तो इसमें भी साउथ पोलरिटी होगा। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। तो हो जाएगा ABCD। देखो आप लोगों में से जिसकी गलती हुई होगी, आप उसको समझ लेना दोबारा, अगर गलत जवाब दिए होगे तो। तो यहाँ पे ऐसे तो इसका आंसर भी है, सब दिया हुआ।
ठीक है। तो ए बी, अच्छा एक और, कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को, जैसे ए बी सी ए लिख दिया मैंने, ए बी सी डी लिख दिया, और बुक में आंसर दिया हुआ है सी डी ए बी सी। एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। आप ए बी सी डी ए करो तो एक ही मतलब है। आप स्टार्ट कहाँ से करते हो उस पर डिपेंड करता है। मान लो मैंने सी से स्टार्ट कर दी तो क्या लिखते हैं, सी डी ए बी सी ऐसे लिखते थे। आप डी से स्टार्ट कर दे तो क्या लिखते हैं, डी ए बी सी डी ऐसे लिख देते हैं। है तो एक ही चीज ना। तो ये जवाब हो गया। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया होगा ये चीजें। यस। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सामने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये दोनों आप डायग्राम ड्रॉ कर देना, एज इट इज डायग्राम ड्रॉ कर देना। डायग्राम में थोड़ा मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये आप एक्स्ट्रा ऐड करना, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना। ये डायग्राम बनाओ आप, सिर्फ ये डायग्राम बनाओ, अपने अपने रजिस्टर में बनाओ। देखिए, इसमें क्या है, एक वर्ड समझना आप। मान लो शुरू में ये जो लाइन है, पहले यहां होती, कलर चेंज, कलर ग्रेड पहले यहां पे होती, केस वन ये होती, केस टू में थोड़ा आगे चली जाती, यहां आ जाती, केस थ्री में थोड़ा और आगे चली जाती, केस वन केस टू। मैंने थोड़ा नीचे इसीलिए करके दिया है ताकि ओवरले आपको समझ में आ जाएगा। मैं केस वन को, केस वन लिखा है, कॉर्नर कॉर्नर ये मानी केस वन लिया है। केस टू नीचे वाला पार्ट है, केस टू है ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, केस वन और केस टू में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर टू, केस वन की फ्लक्स और केस टू की मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या फर्क है। ठीक है, देखो केस वन और केस टू में ये बता रहा है कि केस वन में जो स्क्वायर लूप है या रेक्टेंगल लूप है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर है, पहला एंड भी दूसरा एंड भी। तो उसकी सपोज करो कुछ भी फ्लक्स होगी बी ए cos थीटा होगी। सेकंड जो केस है उसकी, वो भी पूरे तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। कोई भी पोर्शन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं हुआ है, इन अंदर में ही घूम रहा है। बट पहले भी ऑल पार्ट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बाद में ही मैग्नेटिक फील्ड है। रोटेशन नहीं हुआ है, इसलिए दोनों के बीच में जो थीटा बनती, कुछ भी थीटा बनती, फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा बनती, तो ये बी उतना ही है, ए उतना ही है, और थीटा भी उतना ही है। थीटा, थीटा उतना होने से क्या होता है, थीटा भी उतना ही है। थीटा पहले में भी, क्योंकि डायरेक्शन हमने रोटेशन किया नहीं, तो पहले का जो फ्लक्स है और दूसरे का फ्लक्स, इज इट सेम, यस नो।
पहले φ1 इक्वल टू φ2 है। आप लोग जवाब दीजिए, यस नो। क्या φ1 इक्वल टू φ2 है? देखो, फाई का पोजीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी पोजीशन हो चलेगा। जितनी बी पहले में थी, उतनी एरिया थी, उतनी थीटा थी, उतना ही φ2 है। पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गया है, बट वैल्यू ऑफ φ1 इज नॉट चेंज। सो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हुआ। इवन जो मैं थ्री डायग्राम बनाया हूं, उस थ्री डायग्राम में भी मैंने एरिया सेम ही लिया है और पोजीशन हमने चेंज किया है, बट वो मैग्नेटिक फ्लक्स से आउट हुआ ही नहीं है। तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3, तीनों की फ्लक्स सेम है। तो नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फैराडे तो यही बताते हैं कि फ्लक्स हमें चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ फ्लक्स से कुछ नहीं करना, मुझे चेंज इन फ्लक्स चाहिए, मुझे चेंज इन फ्लक्स चाहिए। तो चेंज इन फ्लक्स तो हुआ ही नहीं, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है। कहता कब होगा? फिर अब बताओ कब होगा। कहता जब ऐसा होता कि इसकी फ्लक्स कम हो जाती या बढ़ जाती, तब होता। तो मैं उसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं इसी में अभी, जिसमें मैं फ्लक्स को चेंज करता बनता हूं। मान लो एक फोर्थ केस लेते हैं कुछ ऐसा, जिसमें कुछ पोर्शन ये बाहर है, कुछ पोर्शन अंदर है। अभी अपने लास्ट डायग्राम फोर्थ केस देखा। जब कुछ पोर्शन बाहर हुआ ना, तो इसकी फ्लक्स पहले से चेंज हो गई, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हुआ उतने पोर्शन में फ्लक्स तो होगा ही नहीं। तो जो फोर्थ केस है, जो क्यू फाइव फोर है, जो फोर्थ केस है, इसमें हमने फ्लक्स को डिक्रीज किया, मतलब चेंज हुआ। मुझे फ्लक्स में चेंज होने में इंटरेस्ट है, फ्लक्स प्रेजेंस में इंटरेस्ट नहीं, मतलब फैराडेज का ये। तो इन केस फोर्थ केस फ्लक्स डिक्रीजेज, इट मींस फ्लक्स चेंजेज, शो ईएमएफ विल इंड्यूस इन लास्ट फोर्थ केस। इसका मतलब कोई भी चीजें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिना एरिया, बिना मैग्नेटिक फील्ड, बिना डायरेक्शन चेंज किया हुआ घूमता रहेगा, पोजीशन चेंज करता रहेगा, तो उसकी फ्लक्स नहीं चेंज होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। दिस इज द केस दैट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। अभी दूसरे डायग्राम में भी देख लो, ये वाला जो डायग्राम में एक सर्कल यहाँ पे है, ये इसके अंदर फ्लक्स कुछ निकलेगी, इसकी रेडियस अगर आर हो जाती है तो इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, थीटा बी है, निकल के आ जाएगा फ्लक्स। लेकिन इसी सर्कल को आप थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ लिख दो, तो अभी जो मैंने फ्लक्स बनाया, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, पोजीशन चेंज हुआ है, तो केस वन केस टू दोनों में फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो कब चेंज होगा? जब ये अंदर ये या तो जब इसमें एंटर कर रहा होगा, उस समय फ्लक्स कम थी, इतने तक फ्लक्स की, धीरे धीरे पूरे में भर जाएगी, या वो बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स चेंज होगा। तो जब एंटर हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, जब एग्जिट हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो या रोटेशन हो रहा है तो फ्लक्स में थीटा चेंज होगा। तो मतलब कोई भी केस हो, फ्लक्स चेंज इज मस्ट फॉर इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, फॉर इंडक्शन ऑफ करंट। यही चीजें इस कंसेप्ट में मुझे सिखाना था। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इमोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक इज इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ में डायग्राम बना लेना, जो डायग्राम आपके सामने, सेम डायग्राम बना लेना। एक डायग्राम बना लिया। देखो इमोशनल ईएमएफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रॉस 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 यहाँ पे जो लगा हुआ है सारा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री में अगर ड्रॉ करूँ तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री। ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री के अंदर यहाँ पे एक इस टाइप से
फिक्स कोई फ्रेम है, मेटल फ्रेम। इस फ्रेम के ऊपर से एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक रॉड लिया हुआ है PQ। ये रॉड इसके साथ फिक्स नहीं है। इस दिस रॉड कैन बी रोटेट, कैन बी मूव, इधर लेफ्ट या राइट में मूव कर सकता है। अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई निकालना होता है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर, ये जो क्लोज लूप है, दिस हैज ए रोल, एरिया का ये रोल है। अब ये पूरी की पूरी रॉड यहाँ से घूम के आगे की तरफ v वेलोसिटी से बढ़ रहा है। मान लो आगे बार रॉड यहाँ पहुंच जाती है, रॉड यहाँ पे पहुंच जाती है। जब रॉड यहाँ पे पहुंच जाती है तो पहले जितनी हमने एरिया लिया था, बाद में एरिया चेंज होके इतनी बड़ी एरिया ही चेंज होगी। ध्यान रखो, एरिया विल डिक्रीज, एरिया विल डिक्रीज, एरिया डिक्रीज हो जाएगी। एरिया, पहले एरिया तो पहले की एरिया थी, इतनी बड़ी एरिया थी। देखो यहाँ पे पहले एरिया ये वाला एरिया था, अब एरिया इतना बड़ा। तो करंट इसमें इंड्यूस होगा। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करके आता है, फाई को टू BL(x), BL(x) का मतलब यहाँ पे L लिया हुआ और ये वैल्यू x लिया होगा। फिर इसको d∅dt किया तो BL(dx), x को वेरिएबल कर दिया तो dx/dt कर दिया तो BL भी आ गया। तो ये हम जो इंड्यूस EMF है E इक्वल टू BLV आ जाए, लिख लोगे इंड्यूस EMF। दिस इज मोशनल EMF, E इक्वल टू BLV आ गया। BLV, फॉर्मूला BLV। इसमें से कुछ चीजें याद रखना है कि L रहा, ये L रहा, ये वाली लेंथ L, और V वेलोसिटी। तो L के ऊपर V परपेंडिकुलर है, दोनों की एंगल 90 डिग्री चल रहा है LV के ऊपर। एक दूसरा L के ऊपर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B ले रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B ले रहे हैं, वो भी क्रॉस है, तो वो भी अंदर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर है। तो इसमें BLV तीनों का तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगता है। दिस इज मोशनल EMF। ये डायग्राम बना के ये फॉर्मूला लिख लो, मोशनल EMF। EMF का मतलब होता है वोल्टेज, जो यहाँ BLV आ गया। मोशनल EMF क्योंकि रॉड इज इन मोशन। देखो जहां भी ये क्वेश्चन होते हैं तो हम करंट भी निकालते हैं। करंट I इक्वल टू E/R होता है, वोल्टेज अपॉन R। तो यहाँ BLV/R भी आप कर सकते हैं, करंट को BLV/R। वही सब चीजें आगे और भी कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इंड्यूस EMF E जो है वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क इक्वल टू EMF, ये वोल्टेज है एक्चुअल में, तो वोल्टेज इंटू Q है। वोल्टेज अभी हमने BLV निकाल दिया, BLV इंटू Q। ये सब टॉपिक वर्क डन चलेगा, ये वर्क डन लिखा हुआ है। एक टॉपिक आप लिखना, EMF in a rod when it is rotational motion, ये डालना है। EMF of a rod when it is rotational motion, ये टॉपिक डालना। EMF of a rod when it is in rotational motion, या सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन की जगह आप सर्कुलर मोशन करो, ज्यादा ठीक है। सर्कुलर मोशन ये डालो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पढ़ लो, उसी पे बेस है, या मैं पहले क्वेश्चन अलग से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी क्रॉस या डॉट, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन लेना है, क्रॉस डॉट का मतलब भी मेरा ये है। अब इसके अंदर एक रॉड लेना है, रॉड लेना है, ये रॉड मैंने ले लिया। ये रॉड का एक पॉइंट, वो पॉइंट फिक्स ले लिया।
और ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, इस सर्कल में मान लो रोटेट कर रहा है रॉड, मतलब यहां तक। इसकी रेडियस आर ले लो और ये वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, बट ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वी। तो इसके अंदर, इस रॉड के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस रॉड के अंदर भी ईएमएफ। ये होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये ई इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। लिख लो, एल को रेडियस भी बोल सकते हैं आप, यहाँ एल ये है, अब रेडियस बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस है, याद रखना जरूरी है। ये क्वेश्चन है, उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन करना चाहे, आसान है, कुछ नहीं है। मेटलिक रॉड लैग 1 मीटर लेंथ एल हो गया, फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड ओमेगा ही है। ये एक्चुअल में न्यू है, सॉरी ये न्यू है, तो ओमेगा आप 2 पाई न्यू करके निकाल सकते हैं। 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो ये 100 पाई इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू। रेडियस 1 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, वैल्यू पुट करो आंसर आए। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा डेराइव भी किया है, जो मैं अगर डेरिवेशन की बात करूँ, तो हमने ईएमएफ को बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू कैसे लाया, उसके लिए क्या किया यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ एक आर रेडियस लिया, तो रेडियस लेने से पहले यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स थिकनेस लिया, क्या लिया है, डीएक्स थिकनेस। तो उस डीएक्स थिकनेस की वेलोसिटी वी है, तो उसकी ईएमएफ बी एल वी की जगह बी डीएक्स वी कर दिया, और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा को एक्स ओमेगा लिया, क्योंकि इसकी रेडियस एक्स ओमेगा थी। फिर इसको इंटीग्रेशन कर दिया, बी ओमेगा को साइड करके 0 से L के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, देख रहे हैं आप, 0 से L के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। फिर ये एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, जैसा कि रूल है, और 0 L रिप्लेस हुआ, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये डेरिवेशन हो गया। इसको प्रूफ करके ये फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का आ गया है। वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर। कुछ थोड़ा रुक जाते हैं, नोट करना होगा आप लोग को, मैं 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। ये क्वेश्चन उसी पे बेस है, करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्शन, इंडक्टेंस, सॉरी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। देखिए, इंडक्टेंस जो बताए उसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। जैसे आप बोलते हैं इंडक्शन या इंडक्टेंस, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ईएमआई, तो इसमें इंडक्शन है। ये इंडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन।
देखो, सेल्फ इंडक्शन सिंगल सर्किट में होता है, सेम सर्किट में होता है। सिंगल सर्किट, सेम सर्किट बोलो। और इसमें टू सर्किट होने, बहुत कॉमन चीज। इंडक्शन मतलब करंट इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होना। तो एक मैं यहाँ पे इंडक्शन को समझने के लिए पहले में एक मैंने सर्किट मान लो बना, और इसके अंदर दो सर्किट हैं। बैटरी लगा होगा दोनों, इसमें बैटरी, इसमें एक में बैटरी लगा होगा, दूसरी में गैल्वेनोमीटर लगा होगा, इसके अंदर बैटरी होगा। इंडक्शन के सिंबल करने के लिए यहाँ पे बीच में क्वाइल जैसा बनाते हैं। ये जो लाइन खींची, यहाँ दोनों में क्वाइल जैसा बनाते हैं इंडक्शन। पहले इसके बारे में समझो, सेल्फ के बारे में समझो। कह रहा है कि जब प्लस माइनस आप करते हैं और यहाँ पे स्विच लगाते हैं, जब स्विच को ऑन करते हैं, वर्ड को ध्यान से सुनना, जब स्विच को आपने ऑन किया, दो ही कर सकते, ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। जब आप ऑन करेंगे तो ऑन करने से जस्ट पहले करंट जीरो पे था, जीरो पे था। जब आपने ऑन किया तो वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज, वैल्यू ऑफ करंट जो आई है वो इंक्रीज करेगा। आपको बता दूं, जो करंट में चार्ज की स्पीड होती है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख मीटर पर सेकेंड कुछ आएगा, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। कुछ यहाँ पे शायद मैं कम बता रहा हूँ, 1 लाख मीटर पर सेकेंड तो आ ही जाएगा, 1 लाख मीटर तो दिख ही रहा है, आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है कि 0 से 1 लाख मीटर पर सेकंड पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा क्या, या सडन पहुंच जाएगा? तो नहीं, इट विल टेक सम प्रोसेस। तो प्रोसेस होने के अंदर जो इसमें करंट जा रही है, जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अभी जब करंट इंक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीज होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो भी चेंज हो रहा है, तो फाइव ही चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अभी डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट भी होगा। तो कहता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट भी होगा, ये वर्ड सब सेम में होगा। इससे क्या होगा, पहले करंट जो इंड्यूस करंट बाद में हुआ है, जो करंट इंड्यूस हुआ है, और जो हमारा ओरिजिनल करंट था, इनिशियल करंट, स्टार्टिंग करंट, ओरिजिनल करंट बोलते हैं, तो बैटरी की ओरिजिनल करंट, तो इंड्यूस करंट ओरिजिनल करंट का फ्लो का अपोज करेगा। ठीक है, इससे करंट धीरे धीरे आगे बढ़े। इस टर्म को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे इनर्शिया में क्या होता है कि चेंज का अपोज करता है, तो इसमें भी चेंज का अपोज करता है। ये तो हो गया आपको नॉर्मल कंसेप्ट। यहाँ मैथमेटिकल पॉइंट समझिए। यहाँ कहता है फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल, एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी यूनिट फाई इक्वल टू एल आई। ये ईएमएफ इंड्यूस, इंड्यूस ईएमएफ फिगर निकाल देंगे यहाँ पे, माइनस एल डी बाई डी टी इक्वल टू माइनस एल डी एफ डी फाई बाई डी, यहाँ तक लिख लीजिए। एल जो हमने लिया है, एल का यूनिट हेनरी होता है, हेनरी। ये चीज आप लिख लो इतना। सुबह 8:30 या 9 बजे तक क्लास, कल भी सुबह भी होगी। तो अभी हम 10:30 के आसपास क्लास बंद कर देंगे, जितना भी हो जाए टॉपिक।
अब आ जाओ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में इसमें बैटरी लगा हुआ है, करंट इसमें तो पास होगा ही होगा जैसा नॉर्मल करंट होता है। बट इसमें दो सर्किट है, सर्किट वन सर्किट टू। तो कहता है पहले के कारण दूसरे में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और चेंज होगा। तो दूसरे में जो चेंज होगा तो दूसरे में भी करंट इंड्यूस होगा। इसमें तो करंट ओरिजिनल करंट है, इसमें इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो जी लगा हुआ है, वो बैटरी नहीं है, वो करंट को डिटेक्ट करने वाला चीज है गैल्वेनोमीटर। ये जो जी लिखा है मैंने, ये जो जी लिखा है, ये जी, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करने। तो यहाँ भी आप फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ भी लिखेंगे, फाई इक्वल टू एम आई लिखेंगे। यहाँ तो आसान और है, एक क्या इफेक्ट दूसरे दूसरे में, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे में होगा। एम जैसे वहां एल था, यहाँ एम है। वहां कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नाम था, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन नाम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका भी यूनिट हैंडी सेम सेम होगा, इसका भी यूनिट हैंडी। ई इक्वल टू माइनस डी फाइव डी है अभी वो, माइनस एम डी आई बाई डी। यहाँ भी इंड्यूस करंट आप निकालेंगे ई बाई आर। अच्छा नहीं दिया हुआ, इंड्यूस करंट निकालेंगे माइनस एम डी आई बाई डी टी अपॉन आर इंड्यूस करंट। यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपने नोट कर लिया होगा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सर्किट। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग, ये क्या होता है? लॉन्ग सोलिनॉइड तो आप जानते हैं कि सोलिनॉइड जो होता है, रॉड होता है एक सोलिनॉइड, इस टाइप से सोलिनॉइड होता है। इसकी कुछ लेंथ एल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, टोटल टर्न बाई ये फॉर्मूला होता है, ए एरिया ऑफ ईच टर्न होता है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा? कहता है पहले तो फाई इक्वल टू एल आई, तो हमें पता ही है, पता है। और यहाँ फाई कैसे निकलेगा? तो फाई कहता है बी इंटू एरिया ले लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड कितना होता है? तो म्यू नॉट एन आई होता है इंटू ए, म्यू नॉट एन आई। एन को आप, एन को एन बाई एल भी बोल सकते हैं, आई ए। फिर कहते हैं फाई इक्वल टू एल आई, इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू, दोनों को इक्वेट करो तो एल आई हो जाएगा। आई से आई कैंसिल, एल इक्वल टू म्यू नॉट। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में थोड़ा गलती हो रही है। जो एरिया होगी ना, एरिया वो होगी एन एल मल्टीप्लाई होगा, तो एन स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल आ जाएगा। तो बी आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना, आई आई कैंसिल होगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, यहाँ भी एल स्क्वायर होता तो कैंसिल होके एक ही एल रहेगा अपॉन एल, ये फॉर्मूला। बट अभी जो फॉर्मूला लिखे, एन जो है ना टोटल टर्म होता है, टोटल टर्म, और कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एन इक्वल टू एन एल हो जाएगा।
ठीक है, वैसे कंडीशन म्यू नॉट एन स्क्वायर। ये एक बार ये भी कर लो। इसमें एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, टोटल टर्न बाई लेंथ होता है। पांच दस मिनट और क्लास चलेगा, क्योंकि एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको खत्म कर देते हैं। इसमें एक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर आता है। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला रहता है तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर हाफ ये होता है। प्रूफ कर सकते हैं बट अभी नहीं कर। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू टू। म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग, ये टॉपिक। देखो, ऐसे तो बहुत सारे जवाब इसके हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कैसे होगा। मान लो एक क्वाइल यहाँ पे ले लेना, इसके ऊपर एक क्वाइल ऐसे ले लिया गया, इसकी लेंथ एल ले लो, इसकी रेडियस आर वन ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स एन वन ले लो, ऐसे है। फिर दूसरे उसके ऊपर बड़ी सी क्वाइल ले लो। मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा समझाने के लिए बनाया है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन टू ले लो, इसकी रेडियस आर टू ले लो। तो पहले के कारण क्या होगा, तो इसमें कैसे सॉल्व होगा ये। तो कहता है पहले फाइव वन निकालोगे, फाइव इक्वल टू बी ए फॉर्मूला होता है। तो फाइव वन टू, वन का टू के साथ, फिर उल्टा करोगे टू वन, बी टू एक, एक के साथ, ऐसा फॉर्मूला रहेगा। तो फाइनली अगर निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट एन वन एन टू ए, ये फॉर्मूला होता है एन वन एन टू ए, एक मतलब पाई आर स्क्वायर है, एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल भी होता है शायद, इंटू एल होता है। अगर मीडियम चेंज हो गया तो म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर एल, ये फॉर्मूला आता है। ये हो गया, यही जो मैंने बताया उसी का है, दूसरा डायग्राम बना रखा है। फाइव को टू एन, देखो यहाँ पे एन एन एल पाई, एरिया है एक तरीके का, देख रहे हैं, एन एल, और ये म्यू नॉट एन आई, ये बी हो गया, बी इंटू एरिया, प्लस सॉल्व करके ये फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन वन एन टू पाई स्क्वायर एल। इसमें जैसा कि मैंने वन के कारण टू में एंड टू के कारण वन में सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे फाइनल देखोगे तो एम वन के कारण टू में एंड टू के कारण वन में, म्यूचुअल इंडक्शन वन का टू में सेम आता है, इसको एम मान लिया। फॉर्मूला वही है, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल, पे लिख लेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू टू लॉन्ग सॉलिनोइड, अलग से देखना चाहे देख भी सकते हैं। मेथड वही है, स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, म्यू नॉट एन आई एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर जैसा भी साइज है ऊपर नीचे हो। टॉपिक है, थोड़ा सा और बच रहा है इसमें, बट इसको हम कल की क्लास में, सुबह की क्लास में खत्म करेंगे और एसी देंगे।
अभी इतना ही रखेंगे। ठीक। देखो मैग्नेट, अभी मैंने जितना टॉपिक लिया है, ये लगभग टॉपिक थोड़ा सा बच रहा है, इसमें जो एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर का पार्ट है थोड़ी फॉर्मूले बच रहे हैं, बट ये चैप्टर में काफी 90% चीजें खत्म हो चुकी है। तो कल सुबह 8:30 या 9 क्लास होगी, यही टाइम रहेगा, 8:30 या 9। अब एक बार लेट हो जाता है, बट 9 से लेट नहीं करेंगे। सुबह भी 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, होगी 1.5 घंटे 2 घंटे, 10:30 तक क्लास होगी, 9 बजे स्टार्ट हो गई तो 2 घंटे हो जाएगी, 1.5 घंटे जैसा है। और ये चैप्टर तो खत्म ही है, हम एसी को भी थ्योरेटिकली खत्म करेंगे कल सुबह। तो ना ही रखते हैं, किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई पूछना नहीं है पूछना। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे, इसका न्यूमेरिकल करके रखेंगे, और एसी वाला जो चैप्टर अल्टरनेटिव करंट वो भी कल के लिए पढ़ के रखेंगे। इसके बचा हुआ ट्रांसफार्मर एसी जनरेटर जो डिवाइस है वो, और अलग से अल्टरनेटिव करंट पढ़ के रखेंगे। क्लास का जो है इवनिंग में, अभी जब तक हमारा नहीं होता है तो मैं कोशिश करता हूँ क्लास की थोड़ी फ्रीक्वेंसी जो डेली का रखने का। देखते हैं कि एक बार हम लेट आते हैं इसलिए क्लास नहीं रख पाते शाम में। कल सुबह है 8:30 या 9 का टाइम, 8:30 दिमाग में बना के रखें। ठीक है।